नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनाथ बच्चों के बीच में जाकर नए साल की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कौलागढ़ स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के भवन का लोकार्पण किया। साथ ही हवन में आहुति दी और छात्रावास परिसर में पौधारोपण भी किया। इसके अलावा सीएम धामी ने आवासीय छात्रावास में रहने वाले बच्चों को जैकेट, जूते, ड्रेस भी वितरित किए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की बच्चियों को बोर्ड परीक्षा में टॉप करने पर 11,000 रुपए का इनाम भी वितरित किया। आपको जानकारी दे दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास में करीब 100 बच्चों के रहने की व्यवस्था की गई है, जो कि 4,09,40,000 रुपए की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के छात्र रह सकेंगे। दरअसल सूबे के कमजोर, पिछड़े वर्ग और अनाथ बच्चों को बेहतर शिक्षा दिए जाने को लेकर प्रदेश के 13 जगहों पर आवासीय छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें करीब 1,000 बच्चों को रहना, खाना, पुस्तक समेत अन्य जरूरत के जो सामान है वो निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पिछले वर्ष हमने इसी जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन का शिलान्यास किया था और आज ये काम पूरा हो गया, इसका आज लोकार्पण हो गया। इसके पूरे होने से हमारे 100 बच्चों को यहाँ पर रहने की सुविधा मिल पाएगी, अच्छे शिक्षण की सुविधा मिल पाएगी, सभी प्रकार की जो शिक्षा के लिए ज़रूरी हैं वो सब यहाँ पर मिल पाएगा। ये हमारा संकल्प है। ऐसे प्रदेश के अंदर जो हमारे अन्य छात्रावास ऐसे संचालित हो रहे हैं उन सभी में अच्छी सुविधाएं मिलें, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और ये गत वर्ष इसका शिलान्यास किया गया था और आज हमने इसको लोकार्पण किया है। 4 करोड़ 9 लाख से ज़्यादा की कीमत है, जिसको बनाते समय लोग गुणवत्ता का काफ़ी ध्यान रखा है और छात्र रहेंगे 100 के करीब। उत्तराखंड में अब बाहरी लोगों के लिए जमीन क्रय करना आसान नहीं होगा। राज्य सरकार ने तय किया है कि राज्य से बाहर के व्यक्ति कृषि और उद्यान के उद्देश्य से फिलहाल भूमि नहीं खरीद पाएंगे। सरकार ने जिलाधिकारियों को इस तरह के प्रस्ताव को अनुमति न देने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। भू कानून का प्रारूप तय करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के बाद ये निर्णय लिया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि अब तक के लिए गए, यानी कि जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक के लिए ये रोक जो है वो अग्रिम आदेश तक जारी रहेगा। सीएम धामी ने एक्स पर जानकारी देते हुए इसकी जानकारी दी और इसके लिए पूर्व में भू कानून बनाने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की समिति बनाई गई थी। धामी सरकार ने कैबिनेट में यह निर्णय लिया था कि राज्य में भूमि खरीदने वाले की पहले पृष्ठभूमि और मकसद की जांच होगी, उसके बाद अनुमति दी जाएगी। तब सीएम धामी ने कहा था कि प्रदेश में जमीन बेरोक टोक खरीदी जाती थी, लेकिन अब पूरी पृष्ठभूमि जांचने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। तो अब उत्तराखंड में जमीन क्रय करना। मैंने पिछले वर्ष मई में भी कैबिनेट में इस बात की चर्चा की थी और एक हमने निर्णय तभी ले लिया था कि प्रदेश के अंदर जितने भी प्रकार की जो जमीनें खरीद रहे हैं उनका पहले हम वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के बाद उसको जो है जो विधिक मान्यता है या स्वीकृति वो प्रदान करेंगे। और आज से नए वर्ष में हमने जो कृषि के लिए जो भूमि अन्य लोगों के द्वारा खरीदी जाती है उस पर हमने अभी रोक लगा दी है। अन्य जो जमीन है उसका भी वेरिफिकेशन हम सभी का करेंगे। देखिए मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नए साल में भी आने वाले चुनौतियों को हमें पार पाना है और उन्होंने कहा कि पिछले समय में जितनी भी चुनौतियां रही उन सबको आम जनता के आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में पार कर लिया गया। आपको बताते चले कि इस साल बीजेपी सरकार के सामने प्रदेश में यूसीसी को लागू करने, लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने और निकाय चुनाव सहित तमाम ऐसे विषय हैं जो महत्वपूर्ण हैं और इसी के साथ ही चुनौतीपूर्ण भी नजर आ रहे हैं। चुनौतियां हैं और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में ईश्वर की कृपा से सभी चुनौतीपूर्ण जो हमारे मुद्दे रहे हैं, चुनौतीपूर्ण विषय रहे हैं, उन सभी पर हमने निर्णय लिए हैं और आगे भविष्य में भी उन सब पर निर्णय लेंगे। प्रदेश के हित में जो भी जरूरी निर्णय होगा
वो हम लेने में कतई। उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं वो 27 फरवरी से शुरू होंगी और 16 मार्च 2024 तक चलेंगी। वही प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो हैं वो 16 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी 2024 तक चलेंगी। इस साल 2,10,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं कुल 1228 केंद्रों पर परीक्षाएं देंगे। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव और अन्य चीजों को देखते हुए परीक्षाओं का कार्यक्रम तय किया गया है। समय से परीक्षाएं होने के बाद परीक्षा का जो परिणाम है उसे भी जल्द घोषित कर दिया जाएगा, जिससे कि 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करने वाले छात्राओं को एडमिशन लेने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा अंक सुधार परीक्षा भी समय से आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए छुट्टियों के समय में भी शिक्षकों से अनुरोध किया गया कि वो एक्स्ट्रा क्लास लेकर बच्चों की तैयारी कराएं, ताकि उनके जो परीक्षा के फल हैं वो अच्छे आ पाए। देखिए 30 मार्च तक माननीय मंत्री जी ने तय किया था कि 30 मार्च तक हर हाल में हम लोग बोर्ड परीक्षाएं करा लेंगे। इसके लिए वो शेड्यूल जारी हुआ है ताकि जो हमारा समय है तय समय पर रिजल्ट आ जाए, ताकि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने में दिक्कत ना हो। एक बात, दूसरी बात कि चूंकि अंक सुधार की परीक्षा भी होनी है तो बोर्ड परीक्षा पहले कर लेने से अंक सुधार की परीक्षा भी ससमय हो सकेगी। देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए हमने अनुरोध किया हुआ है जो हमारे शिक्षक हैं, क्योंकि चूंकि बच्चों को बोर्ड का एग्जाम देना है 10 और 12 के लिए, तो पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उनका रिजल्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सितारगंज से है, जहां पर सितारगंज में वाहन चालकों ने नए दुर्घटना कानून हिट एंड रन को समाप्त करने के संबंध में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन भेजा। इस ज्ञापन में लिखा है कि दुर्घटना के संबंध में पारित नए हिट एंड रन कानून के बनने से वाहन चालकों में भय का माहौल बना हुआ है और चालकों को वाहनों को संचालित करने में असमर्थता हो रही है। साथ ही ज्ञापन में लिखा है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो वाहन चालक वाहन छोड़कर भीड़ से जान बचाकर भागते हैं, ना कि लापरवाही में वाहन छोड़कर। वही वर्तमान समय में वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी वाहन चालक जो है वो कमी है और कमी से गुजरना पड़ रहा है, जिसका परिवहन कार्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही ज्ञापन में लिखा है कि नए कानून के लागू होने से नाराज सभी वाहन चालकों ने वाहन को संचालित करने से इनकार कर दिया है, यानी कि वाहन को संचालित करना बंद कर दिया है। साथ ही ज्ञापन सौंपकर नए दुर्घटना कानून को समाप्त कर पुराने कानून को लागू करने की वाहन चालकों ने मांग की है। न्यू पब्लिक कैरियर एसोसिएशन द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जो माननीय मंत्री जी केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी के लिए संबोधित है, और इसमें नए कानून को लेकर अटेंडेंट से संबंधित जो नया कानून है उसके संबंध में कुछ मांगे रखी गई हैं। ज्ञापन आज ही हमारे द्वारा माननीय मंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा। इसमें जो कानून नया बनाया गया है ट्रांसपोर्ट से मुतालिक, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी ड्राइवर किसी भी चीज़ से चला रहा हो, चाहे वो 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, कोई भी वाहन हो, तो उसे 10 साल की सज़ा होगी और 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। जिस कारण इतना भय व्याप्त है कि कोई भी आदमी गाड़ी चलाने को तैयार नहीं है। ड्राइवर ही क्या नहीं है, हम लोग अपनी अपनी कारें चलाने के लिए। नगर निगम देहरादून में कूड़ा उठाने से संबंधित लोगों की शिकायतों का अब जल्द ही निस्तारण होने जा रहा है। नगर निगम ने 100 वार्डों से कूड़ा उठाने को लेकर शासन को 58 गाड़ियों का प्रस्ताव भेजा था, जिसकी स्वीकृति मिलने पर नगर निगम को गाड़ियां सौंप दी गई हैं। इसका कल मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि इन वाहनों के मिलने से नगर निगम के द्वारा घरों से कूड़ा उठाने को बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डस्टबिन फ्री अभियान प्रदेश में चल रहा है, उसमें भी इन अतिरिक्त गाड़ियों से मदद मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शहर में कुछ स्थानों से डस्टबिन हटा दिए गए हैं, शेष स्थानों से भी डस्टबिन को जल्द हटा दिया जाएगा। कलेक्शन के लिए 58 अतिरिक्त वाहनों की मांग नगर निगम के द्वारा शासन से की गई थी, जिस पर स्वीकृति उपरांत 58 वाहन नगर निगम को प्राप्त हो चुके हैं, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित है। 58 वाहनों की प्राप्ति के उपरांत इन वाहनों को जब वार्ड में पहुंचेंगे तो उससे कलेक्शन जो होगा वो बेटर होगा, जल्दी होगा, फ्रीक्वेंसी वाहनों की बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त जो डस्टबिन फ्री सिटी बनाने का अभियान है, जिसमें से कुछ डस्टबिन हमारे द्वारा हटाए जा चुके हैं,
शेष को 31 जनवरी तक हम फेज आउट कर देंगे। उत्तराखंड में कोविड-19 के नए वेरिएंट जो है वो फैलते जा रहे हैं। इस क्रम में नए वेरिएंट के 2 केस सामने आए हैं। चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वायरस के ज्यादा गंभीर केस देश भर में देखने को नहीं मिले हैं और इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि एहतियातन के तौर पर कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए दून अस्पताल में फ्लू ओपीडी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को बुखार, खांसी, जुकाम जैसी समस्या होती है तो वो दून अस्पताल की इस ओपीडी में आकर स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर दोनों जो एडवाइजरी आ चुकी हैं, इसी क्रम में हम लोग वही काम कर रहे हैं कि कोई भी, एक तो हमने फ्लू ओपीडी चलाई है, कोई भी मरीज जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का या फिर सारी का पेशेंट है जिसमें सीरियस रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, उन मरीजों की हम जांच भी भेज रहे हैं। इसके अलावा एक पोर्टल है जिसके थ्रू सारा स्टेट और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन मरीजों को ट्रेस करता है, उनके आसपास के लोगों को ट्रेस करता है, उस पर भी हम लोग जानकारी साझा कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने अपना वार्ड खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर अल्मोड़ा में उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार के द्वारा लागू की गई योजनाओं के तहत धरना प्रदर्शन किया, जिसमें मूल निवास 1950, गैरसैंड राजधानी और भू कानून की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को उठाया। इसके साथ ही पदाधिकारी ने कांग्रेस बीजेपी को प्रदेश में जल जंगल जमीन की लूट के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस बीजेपी को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताए। और यूकेडी जिला अध्यक्ष ने कहा कि मूल निवास 1950 की मांग को पार्टी जोर शोर से उठा रही है। बाहरी लोग स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराखंड में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जबकि पहाड़ का जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल पूरे प्रदेश में मूल निवास 1950 को लेकर अनशन कर रहा है, क्योंकि आज के दिन हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है और बाहर के लोग जो यहाँ पर आकर स्थायी निवास का अपना एक निवास प्रमाण पत्र बनाने के बाद सरकारी विभागों में रोजगार पा रहे हैं, जबकि हमारा युवा आज भी बेरोजगार है। नैनीताल में होमगार्ड विभाग के माध्यम से एक ऐप को तैयार किया गया, जिससे होने वाले आपदा की जो घटना है वो लोगों को पहले से ही मिल जाएगी और इस घटना से लोगों को बचाया जा सकता है। आपको जानकारी दे दें कि डीजी केबी खुराना और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से ये बनाया गया है और इस ऐप में एक पैनिक बटन दबाने से जो व्यक्ति बटन दबाएगा उसकी लोकेशन नज़दीक में तैनात होमगार्ड के पास पहुंच जाएगी और वो व्यक्ति अपनी जानकारी जो है वो साझा कर पाएगा और उसकी हेल्प की जाएगी और नजदीकी होमगार्ड उस स्थान पर तुरंत ही पहुंच जाएगा। दुर्घटना हो या एक्सीडेंट या किसी प्रकार की हेल्प इस ऐप के द्वारा ये की जाएगी। कहीं भी दुर्घटना होती है, जैसे कहीं क्राइम हो रहा है और जैसे आपदा आ गई है, अगर इस ऐप को जब हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, तो इस ऐप में जाएंगे और उसमें जाके पैनिक बटन दबाएंगे। उस पैनिक बटन के दबाते ही तुरंत हमारे जितने भी 3-4 किलोमीटर के दायरे में हमारे होमगार्ड जवान वो ड्यूटी कर रहे होंगे, वो तुरंत उसके पास पहुंच जाएंगे और जो बटन दबाएगा उसकी लोकेशन उनके सभी के पास पहुंच जाएगी और उनके फ़ोन में एक बेल बजेगी और एक नोटिफिकेशन आएगा। वो उसको उठाएंगे और सीधा ये पूछेंगे कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। और जब जो मतलब व्यक्ति ये बटन दबाएगा, तुरंत हमारे सारे जवान जितने भी सूरी शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में चंपावत में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म किए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बताया कि बीजेपी नेता लगातार भ्रष्टाचार और घोटाले कर रहे हैं और इनकी संलिप्तता इसमें पाई जा रही है और दुष्कर्म जैसे अपराध को अंजाम देना शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने आरोपी नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस नेता मेघ सिंह कंडारी ने कहा कि विधानसभा में मंडल अध्यक्ष कमल सिंह रावत बलात्कार के केस में शामिल है और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए और उनके खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर फांसी की सजा उन्हें देनी चाहिए। मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र चंपावत का जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो एक नाबालिग बेटी के साथ जो है बलात्कार के दोषी पाए गए हैं।
उनको तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। और हमने ये सरकार का पुतला यहाँ पर इसलिए जलाया है कि ताकि जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्र के वो मंडल अध्यक्ष है, उनको तत्काल मुख्यमंत्री धामी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि जब उनकी विधानसभा क्षेत्र में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो इस प्रदेश में कहाँ सुरक्षित होंगी। वैसे भी इनका जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहाँ सार्थक हो रहा है। पिछले साल उत्तराखंड में नेशनल क्राइम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी 907 बलात्कार के मुकदमे इस उत्तराखंड में दर्ज हुए हैं और 778 बेटियां, नाबालिग बेटियां यहाँ से गुम। विकासनगर में शिमला बाईपास रोड पर पूर्व फौजी को एक ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में स्कूटी सवार पूर्व फौजी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कुल्हाल पुलिस चौकी इंचार्ज सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जांच करते हुए मौके से फरार हुए मिक्सर ट्रक को घटनास्थल से थोड़ी दूर पर घेरकर पकड़ लिया। दरअसल शिमला बाईपास रोड पर नेशनल हाईवे निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते जगह जगह बैरिकेड और रास्ते अवरुद्ध हैं। नेशनल हाईवे होने के चलते यहां वाहन तेजी से निकलते हैं और इस घटना में भी नेशनल हाईवे का काम कर रही कंपनी की घोर लापरवाही निकलकर सामने आई है। यहां आपको बताते चले कि धर्मावाला क्षेत्र के कुंजा गांव तक जगह जगह रास्ता जो है उसे अवरुद्ध कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, जिसके चलते राहगीरों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर से रात के समय में और अंधेरे में बड़ी दिक्कतों का सामना राहगीरों को करना पड़ रहा है। मसूरी में नए साल और पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने यातायात व्यवस्था का जायजा लिया और इसी के साथ ही मसूरी माल रोड और अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही पर्यटकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ ही एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने सभी देशवासी और प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, साथ ही दून वासियों को, मसूरी वासियों को और जो भी सैलानी आ रहे हैं सभी को शुभकामनाएं भी हैं। साथ ही साथ उनके साथ वो अपने डेस्टिनेशन पर आएँ, अच्छे से अपने परिवार दोस्तों के साथ घूमें, एंजॉय करें, चूँकि सरकार ने भी है स्पष्ट किया है कि। और इसी के साथ देवभूमि में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।